जब वी वर स्टार्टिंग अप विद मैग्नेटिज्म, जहां से हमने अपना लास्ट लेसन लीव किया था, सही, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए लेके चलते हैं। और हम लोगों ने अपनी जो लास्ट डिस्कशन की थी वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर की थी कि हमने फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के ऊपर जो है वो बातचीत कर दी। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैंने आपको बताया था कब इस्तेमाल होता है, तो ये वीडियो भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी जिससे आप देख के अंदाजा लगा सकते हो। आप पेपर को मैंने बोला था कि आप चाहो तो पेपर रोटेट कर लेना, अपने हाथ ज्यादा ना रोटेट करना। अभी आप लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन जो भी हैं, तो यू कैन रोटेट द स्क्रीन अगर लैपटॉप है, यू कैन रोटेट द मोबाइल फोन अगर आपके पास मोबाइल फोन है, तो आप ये सारी चीजें वर्किंग में कर सकते हो। तो यहाँ पे हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते थे उस वक्त जब हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट पता हो और फोर्स हमें निकालनी है, और राइट हैंड रूल यूज करते थे जब हमें फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड पता हो और करंट के डायरेक्शन में मालूम करते, यानी इंड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स हमें पता हो, हम फोर्स खुद अप्लाई कर रहे हो उस चीज पे, वो चीजें पता हो और हमें करंट की वैल्यू निकालनी। राइट हैंड रूल अभी हमारा इस्तेमाल नहीं होगा, राइट हैंड रूल का इस्तेमाल बाद में आगे जाके, अभी हम लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। तो उस लास्ट क्लास के अंदर मैंने ये वाला जो पार्ट था ये आप लोगों के साथ डिस्कशन में लेकर आया था कि अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करें, FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट का मामला, तो करंट जो है, सबसे पहली डायग्राम अगर आप देखें इसमें, तो करंट इज गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, सही, करंट इज गोइंग इनसाइड। तो आपकी जो सेकंड फिंगर है FBI से आप याद रखते हो, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, सही है। फर्स्ट फिंगर, थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर, ये वाला मामला होता है। तो आपके पास डी मैग्नेटिक फील्ड, यानी सेकंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड फिंगर आपका करंट है और थंब आपकी फोर्स है। तो आपको ये पता है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, आपने फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ पॉइंट कर दिया। करंट आपका अंदर की तरफ जा रहा है, पेपर के अंदर जा रहा है करंट, ठीक है। आपने सेकंड फिंगर को पेपर की तरफ पॉइंट कर दिया, फर्स्ट फिंगर नॉर्थ से साउथ, सेकंड फिंगर इनटू द पेपर। तो लेफ्ट हैंड यूज करते हुए जब आप ये काम करेंगे तो आपके पास जो, समझ लीजिए कि आपकी जो फर्स्ट फिंगर, जो थंब होगा आपका, इट विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, आपका थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जो आपके पास फोर्स है दैट विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और ये मैंने पहला वाला जो पार्ट है, जो डायग्राम है, वो बना के ऑलरेडी दिखाई हुई। अब हम आ जाते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड में फील्ड लाइंस वैसी ही हैं, नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो आप अपनी फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ अरेंज कर लोगे। लेकिन इसमें डॉट बना हुआ है, डॉट का मतलब करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो अगर करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो आप अपना हैंड या अपना रिस्ट जो है वो रोटेट करेंगे, और रोटेशन करके फर्स्ट फिंगर को वही नॉर्थ से साउथ ही पॉइंट करते रहना, सही, फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ ही पॉइंट करते रहना, लेकिन सेकंड फिंगर अब आपकी पेपर से बाहर या स्क्रीन से बाहर पॉइंट करनी चाहिए, सही है। फर्स्ट फिंगर नॉर्थ से साउथ ही होनी चाहिए, मतलब टुवर्ड्स राइट, सेकंड फिंगर पेपर से बाहर आनी चाहिए, और जो थंब है दैट थंब मस्ट बी पॉइंटिंग अपवर्ड्स, सही। थंब जो है वो इस वक्त आपके पास ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। तो आप जब फोर्स की डायरेक्शन बनाएंगे वो इस केस में अपवर्ड होगी, सही। अपने फिंगर्स को थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो, सही है, ताकि यहाँ पे ये चीज बन सके। इसी तरह थर्ड में, अब देखो थर्ड में आपकी मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट है, अब नॉर्थ से साउथ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। लाजमी सी बात है कि भाई इस तरह से फिंगर को अरेंज करना या अपने हाथ को घुमाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है ना, तो एक काम कर लो, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप की स्क्रीन को रोटेट कर लो, मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन की स्क्रीन को रोटेट कर लो, सही, 180 डिग्री रोटेट कर लो। अब आपके लिए फिंगर को अरेंज करना आसान हो जाएगा, सही। अब आपकी फर्स्ट फिंगर जो है वो नॉर्थ से साउथ खुद ब खुद जाती हुई आपको नजर आएगी जब आप उसको, इस वक्त आप उसको राइट की तरफ पॉइंट कर रहे हो, स्क्रीन रोटेट करने के बाद अब आप उसे राइट की तरफ पॉइंट कर रहे हो, तो इट्स मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आपकी फर्स्ट फिंगर अरेंज हुई है। करंट में क्रॉस बना हुआ है, करंट में क्रॉस का मतलब यह है कि करंट अंदर की तरफ जा रहा है, इट्स गोइंग इनसाइड, सो द करंट इज गोइंग इनसाइड, और आपकी फिंगर नॉर्थ से साउथ पॉइंट कर रही है, तो जो थंब होगा इस वक्त उल्टी स्क्रीन पे, इस वक्त वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो जिस वक्त जहां वो पॉइंट कर रहा है वो ये डायरेक्शन है,
वो यहाँ ये वाली डायरेक्शन। ये सेकंड फिंगर आपके पास अंदर की तरफ जा रही है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। फर्स्ट फिंगर नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो थंब है वो नीचे की तरफ पॉइंट कर। हमने स्क्रीन उल्टी की भी है, इस वजह से थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर। वरना अगर हम स्क्रीन सीधी करते तो हमारा थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करता, लेकिन उसके लिए हमें अपने हाथ को बहुत ज्यादा रोटेट करना पड़ता है, जिससे हमारे लिए जो है वो ड्राइंग वगैरह मुश्किल हो जाती है, ये हमारे लिए थोड़ा सा इशू हो जाता है। इस वजह से ऐसा बचने के लिए, इस मसले से बचने के लिए हमने स्क्रीन घुमा दी। और यही चीज अब यहाँ पे आखिरी डायग्राम में भी कर सकते हैं। आखिरी डायग्राम को खुद ट्राई करो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ आ रही हैं, सही। इसके लिए भी आप स्क्रीन रोटेट कर लें तो आपके लिए ज्यादा फायदा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ आ रही है, आपकी फिंगर जो है वो पॉइंट कर रही होगी। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की होती है, सेकंड फिंगर करंट की होती है, और थंब आपको फोर्स बता रहे हो। ये फोर्स स्क्रीन को रोटेट करके इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए डायग्राम ड्रॉ करने में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जा रही होंगी, उल्टी कर लीजिएगा स्क्रीन अपने पास ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ जा रही होंगी, और स्क्रीन उल्टी करने की वजह से वो राइट हैंड साइड पे जा रही होंगी। करंट बाहर की तरफ आ रहा है, सही पॉइंट बना हुआ है ना, तो करंट इज कमिंग आउट। जो थंब है उल्टी स्क्रीन में वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा था। अगर आप स्क्रीन उल्टी करें हुए तो वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, लेकिन स्क्रीन सीधी अगर कर ली जाए तो नीचे लग रही है। तो बजाय अपना हाथ बहुत ज्यादा घुमाने के, आपको मशवरा ये दूंगा कि आप स्क्रीन रोटेट कर लिया करें। ये पेपर अगर आपके पास है तो पेपर को रोटेट कर लें, बजाय अपना पूरा हाथ आप इतना ज्यादा घुमाएं, उसको रिस्ट को ट्विस्ट करेंगे, आप पता ना उल्टा सीधा ऐसा लग रहा होगा कि हाथ में क्या हो। और ये मेथड जो है ये वैलिड मेथड है, और ये सिलेबस का पार्ट है। ये परेशान मत होना उसको यूज करते हुए, ये आपके पास हर बच्चा एग्जाम सेशन के अंदर बैठ के इस्तेमाल कर रहा है। You do not need to worry about that. ठीक है, इसको ट्राई करना, सही है, और एक दो मरतबा और इसको यूज कर अप्लाई करके देखना, क्योंकि लाजमी बात है हमारे पास कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ा सा मामला है कि इतना क्लियरली शायद आपको ये जहन में ना समझ में आए until unless you watch some videos. So try to watch some videos of Fleming's left hand rule so that you can see how you are supposed to rotate your wrist or rotate your hand in order to achieve the desired result. अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि अगर मैं इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाली ये जो फोर्स आ रही है इसको बढ़ाना चाहता हूँ, I want to increase this force, I want more force. तो देखो हमने यहाँ पे जब करंट और इस सब चीज़ों के ऊपर बात की थी तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स थे, सही, जो इस पे अफेक्ट कर। सबसे पहले जो दो चीज़ें अफेक्ट कर रही होती थी उसमें से एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड है और करंट जो कंडक्टर के अंदर ट्रैवल कर रहा है। मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के अंदर ट्रैवल करने वाला करंट। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो मेंशन करोगे वो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आप स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर दें। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे उतनी ज्यादा फोर्स आपको कंडक्टर के ऊपर, ये मैग्नेट के ऊपर लगती है। जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतनी ज्यादा फोर्स है।
दूसरा रास्ता, use a larger current in the conductor. बिल्कुल, स्ट्रॉन्गर करंट यूज कर लें, ज्यादा करंट कंडक्टर के अंदर इस्तेमाल कर लें, आपको ज्यादा फोर्स मिलेगी। तीसरा तरीका, जितनी लॉन्ग वायर का आप इस्तेमाल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। असल में जो फोर्स है ना, वो हर एक छोटे छोटे हिस्से के ऊपर आपके वायर के लगती है। तो आप जितनी लॉन्ग वायर का इस्तेमाल करेंगे, उसको इस मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, आपके पास उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ जो है या उतनी ज्यादा फोर्स जो है उस कंडक्टर में। अगर आप शॉर्ट वायर यूज करेंगे तो आपको कम स्ट्रेंथ मिलेगी, अगर आप लॉन्ग वायर यूज करेंगे तो आपको ज्यादा फोर्स मिल जाएगी। तो जो तीसरी चीज आपके पास यहाँ पे यूज हो सकती है वो है कि यूज अ लॉन्गर वायर इन द मैग्नेटिक फील्ड। इन द मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि ऐसा नहीं करना कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये मैग्नेट्स थे इधर, पहले आपने एक छोटा वायर यूज किया हुआ था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बाउंड्री थी, मिसाल कर ले मैग्नेटिक फील्ड की, आपका वायर अभी फील्ड के अंदर है। अब आप क्या करते हैं, आप लेंथ बढ़ा देते हैं। तो लेंथ ऐसे नहीं बढ़ाना कि बढ़ाते बढ़ाते आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ही ले गए। जो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर वाली लेंथ है ना, ये फजूल है, इसको बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अब वो लेंथ बढ़ाएं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप मल्टीपल लूपिंग कर दो। आप लूप बना दो, सही। लूप बनाने से वो जितनी लेंथ थी वो सब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाए, मैग्नेटिज्म इसके ऊपर इफेक्ट डाल सके। तो लेंथ बाहर नहीं बनानी है मैग्नेटिक फील्ड के, लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंक्रीज करनी है, तो वो लूप करके बढ़ती है। Loop the wire so that we have more length of conductor in the magnetic field. सही, आप लूप कर दीजिए उसको। तो ये वाला तरीका जो है हमें कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ और ज्यादा फोर्स प्रोवाइड कर देता है कंडक्टर को। चौथा एक रास्ता और है, वो ये है कि भाई make sure the conductor has angle of 90 degree with field line। फील्ड लाइन के साथ कंडक्टर का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। आप ये चार बातें अगर इंश्योर कर लो तो आपको सबसे ज्यादा फोर्स मिलेगी कंडक्टर को। आप स्ट्रेंथ बढ़ा दें मैग्नेट की, आप कंडक्टर में चलने वाला करंट बढ़ा दें, आप लेंथ बढ़ा दें, और अब इस बात को कंफर्म करें कि आपका कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे बिल्कुल 90 डिग्री पे मौजूद। कि अगर आपके पास ये कंडक्टर है, मिसाल के तौर पर जैसे इसी डायग्राम में देख लो, अगर ये कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इन दोनों के दरमियान का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 डिग्री नहीं है, उससे कम या ज्यादा है, तो आपकी फोर्स रिड्यूस हो जाए, इसका इफेक्ट कम हो जाए। इसलिए हमें इस बात को इंश्योर करना पड़ता है कि करंट यानी कंडक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड का एंगल 90 डिग्री का बना हुआ। इन चार तरीकों से आप कंडक्टर के ऊपर लगने वाली फोर्स बढ़ा पा रहे हो। तो हमने बेसिक्स पढ़ ली है एक डीसी मोटर की।
कि भाई जब करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है उस पर फोर्स लगती है, और हमने ये भी देख लिया कि उस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाने के हमारे पास कौन कौन से रास्ते हैं। तो अब चलते हैं जरा डीसी मोटर के ऊपर, और डीसी मोटर के अंदर इस चीज की थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। बल्कि डीसी मोटर से पहले एक और काम कर लेते हैं, जरा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स भी करते हैं। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड के बाद फिर ये है कि डीसी मोटर के ऊपर हमारी बात शुरू, लंबी चलनी है ना। देखिए जब हम चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्सेस लगाते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल की एक खास बात होनी चाहिए। इफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल passes through a magnetic field, see, if a moving charge particle passes through a magnetic field, the particle experiences a force. Perpendicular to its motion and the fields. इस जुमले का मतलब क्या है, इसको समझने का तरीका क्या है? देखो अभी हम पीछे बात करते हुए आ रहे थे कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगती है, राइट? तो अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा इधर ड्रॉ करूं, we have the north pole, we have the south pole, और ये हमारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल एक वायर है, ये हमारे पास यहाँ पे एक वायर आ रहा है। अब यहाँ पे जब ये वायर आ रहा है आपके पास, तो लाजमी सी बात है कि करंट इसके अंदर इस तरह से एंटर हो रहा होगा, यहाँ पे इस तरह से लीव हो रहा होगा। जब ये करंट ट्रैवल करता हुआ जा रहा है आपके पास यहाँ पे, तो असल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना जो ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे इस कंडक्टर पे फोर्स लग रही है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे इस कंडक्टर पे फोर्स लगती है, तो असल में फोर्स कंडक्टर के ऊपर नहीं होती। जो फोर्स थी वो कंडक्टर के ऊपर नहीं होती, जो फोर्स होती है वो असल में उन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर। कि अगर मैं यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूँ, सही है, और मैं बोलता हूँ कि भाई इसके ऊपर में से आगे तो फोर्स आ रही है नीचे की तरफ, तो ये जो फोर्स है ये इस वायर, इस मेटल के पीस पे नहीं हो रही होती है, ये फोर्स असल में इन चार्ज पार्टिकल्स पे होती है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रही होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है नीचे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा कंडक्टर मूव कर जाता है, सही ना? ये बात अपने जहन में रखना कि द फोर्स was not on the metal of that conductor, but on the moving charge particles on it, in it. जो कि इलेक्ट्रॉन्स थे इस केस में। क्योंकि अगर मेटल पे फोर्स लग रही होती ना, तो फिर करंट होता या ना होता, फोर्स हमेशा मिलती। मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि मैं मेटल पे फोर्स लग रही है, जैसे नॉर्मल मैग्नेट्स में होता है कि भाई एक मैग्नेट को अगले मैग्नेट के करीब लाओ तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं या रिपेल हो जाते हैं, उसमें करंट वरंट सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर एक कॉपर का वायर मैं मैग्नेट के पास रख दूं, तो वो कॉपर का वायर मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, फिर कोई फोर्स नहीं लगती। तो इसका मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है इस वक्त इस कॉपर वायर के ऊपर, वो उस पीस ऑफ मेटल के ऊपर नहीं आ रही होती। उसके ऊपर आपके पास कोई कह लो कि इस तरह से ऐसे कोई वो कुछ फोर्स नहीं लग रही होती उसके ऊपर, उसमें फोर्स लगती है उस वक्त जब उसके अंदर से करंट फ्लो करता है।
जब उसमें से करंट फ्लो करना शुरू करता है तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल के पीस के अंदर है, यानी उस वायर के अंदर है, अगर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी तो लाजमी सी बात है कि पूरे कंडक्टर के ऊपर फोर्स आना शुरू, द एंटायर कंडक्टर इज एक्सपीरियंसिंग। ये चीज याद रखना है, जो फोर्स आ रही होती है ना वो कंडक्टर के ऊपर मेटल की वजह से नहीं आती, वो कंडक्टर के अंदर मौजूद उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से। अब जितना फास्ट फ्लो करते चले जाएंगे, जैसे कहते हैं करंट बढ़ा रहे थे, तो करंट बढ़ाने में क्या कर रहे थे, आप फ्लो इंक्रीज कर रहे थे, और लेंथ बढ़ाने से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा रहे थे। तो फोर्स असल में इन चार्ज पार्टिकल्स पर लग रही होती है। तो करंट बढ़ाने से और नंबर ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ाने से जो फोर्स बढ़ रही है वो इसी वजह से बढ़ रही है। तो ये आपके पास एक बेसिक जो है वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि जो फोर्स होती है वो मेटल पीस के ऊपर नहीं होती, वो चार्ज पार्टिकल। तो एक मूविंग चार्ज पार्टिकल को भले मैं मेटल पीस के अंदर से नहीं, ऐसे एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देता हूं। एंटी टू प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन तो खुद एक चार्ज पार्टिकल है ना। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड में फेंक दूं तो वो क्या फिक्स करेगा, वो कहाँ उस पर फोर्स लगेगी, वो कैसे डिफ्लेक्ट होगा, इस चीज के ऊपर हमें बात करें। तो यहाँ भी मैंने कहा था कि भाई एक मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चला जाता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद उस मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगती है वो उसकी मूवमेंट और उस फील्ड के परपेंडिकुलर है, मतलब वो चलते चलते एकदम से कर्व हो जाएगा, उसका तो ऐसा मामला हो। जैसे यहाँ पे मैंने बना के दिखाया कि एक मैंने चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन भेजा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, और मैंने एक चार्ज पार्टिकल यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहूँ मैंने एक प्रोटॉन को भेजा है, तो जब ये प्रोटॉन गया तो प्रोटॉन जैसे ही फील्ड में एंटर हुआ उसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये 3D है। ये कैसे 3D है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस है आपके पास। एक्स एक्सिस में आपका चार्ज मूव कर रहा था, वाई एक्सिस जो अंदर की तरफ है 3D, उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और जो उस पर फोर्स लगी वो जेड एक्सिस में लगी, वो अपवर्ड लगी। ये तीनों चीजें एक दूसरे से 90 डिग्री है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आपके पास फील्ड, ये आपके पास फोर्स, ये सिचुएशन है। तो फील्ड हमेशा, जो फोर्स हमेशा इन दोनों डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर पे आता है। अब इस डायरेक्शन को मालूम कैसे करेंगे, इस पे हमारी गुफ्तगू होगी, और उसके बाद फिर हम इस डायग्राम पे दोबारा आएंगे। इस डायरेक्शन को, इस डिफ्लेक्शन को मालूम करने के लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल करते हैं। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में है तो वही FBI, फोर्स मालूम करनी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है ना चार्ज पार्टिकल की केस में, इस करंट के ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी जरूरी है। देखो आपको हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो असल में कन्वेंशनल करंट होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, वो कन्वेंशनल करंट होता है, वो असल में इलेक्ट्रॉन फ्लो के उल्टा बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो उस करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन के साथ वर्किंग कर रहे हो तो याद रखना है इलेक्ट्रॉन को करंट की डायरेक्शन में नहीं दिखाओ, मतलब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हुए अपनी सेकंड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट मत करना, करंट के अगेंस्ट पॉइंट करना। अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे जा रहा है, जैसे इस डायग्राम में मैं देखो, अगर इलेक्ट्रॉन मैं कहता हूँ कि मैं मेरा राइट साइड पे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मैं करंट को राइट साइड पे पॉइंट नहीं करूंगा, मैं करंट को लेफ्ट में पॉइंट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं ट्रैवल कर रहा है तो मैं करंट, जो कन्वेंशनल करंट होता है उसके ऑपोजिट में शो किया जाता है। So if electrons are traveling to the right, current is to the left. अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ट्रेवल कर रहे होते तो मैं करंट को राइट ट्रेवल करता। करंट को हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के उल्टा शो करना।
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हुए अपनी सेकंड फिंगर को हमेशा करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट के अंदर अलाइन करें। इस बात को मैं लिख देता हूं ताकि ये आपके जहन में बैठे। मैं बात दोबारा रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ करंट इज, लिख देता हूँ उसके बाद समझा देता हूँ। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड opposite to the direction of current. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप करंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट ट्रीट करते हैं। Hence, if electrons move towards right, करंट या आपकी जो सेकेंड फिंगर है is to be pointed towards left and vice versa. इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को हमेशा करंट के ऑपोजिट ट्रीट करना। अगर इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पे जा रहे हैं तो फिर करंट को यानी अपनी सेकंड फिंगर को लेफ्ट की तरफ पॉइंट करना, और अगर वो लेफ्ट पे जा रहे हैं तो अपने फिंगर को राइट की तरफ पॉइंट करना। हमेशा एक उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में शो किया जाता है, हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चीज नजर आ रही है। ये बात अब समझ में आई या अभी भी अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। फातिमा, बात क्लियर हुई है? जैसे इस केस के अंदर अगर हम देखें, ये डायग्राम बनी हुई है। अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैं सॉल्विंग करता हूँ, इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं ना, तो मैं अपनी सेकंड फिंगर राइट की तरफ पॉइंट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं उसको लेफ्ट की तरफ पॉइंट करूंगा, सेकंड फिंगर को लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा हूँ। करंट की इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में सेकंड फिंगर पॉइंट, मतलब मेरी सेकंड फिंगर यहाँ है, अपनी सेकंड फिंगर को इस तरह से पॉइंट कर रहा हूँ, जस्ट टू गिव एन आइडिया। लेकिन प्रोटॉन के केस में आपने ऐसा कुछ नहीं करना। करंट की डायरेक्शन और प्रोटॉन की डायरेक्शन सेम होती है, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है। और अगर आपको याद हो तो हमने कन्वेंशनल करंट पढ़ते हुए बात की थी कि करंट की डायरेक्शन ऐसी है जैसे पॉजिटिव चार्जेस का, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के उल्टा चलता है ना। इलेक्ट्रॉन्स, हमने बताया था कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं कि भाई वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, लेकिन करंट को आप शो करते हो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो प्रोटॉन के फ्लो की मानंद है। तो यहाँ पे जब आप डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन को ट्रीट कर रहे होते हो तो डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन इज ट्रीटेड द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। सही? तो अगर प्रोटॉन्स राइट पे जा रहे हैं तो आप अपनी सेकंड फिंगर को भी राइट पे ही पॉइंट करो। प्रोटॉन्स लेफ्ट पे जा रहे हैं तो सेकंड फिंगर को भी लेफ्ट पे ही पॉइंट करो। प्रोटॉन के केस में आप कोई रिवर्स करने का मामला नहीं करो, क्योंकि करंट का फ्लो, कन्वेंशनल करंट का फ्लो ऐसा ही है जैसे कि पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो। तो यहाँ पे हम ये बात लिखते हैं, सॉरी, hence if protons are moving, the protons move towards right,
current is also pointed toward left. अब करंट को भी राइट की तरफ पॉइंट एंड वाइस वर्सा। ठीक है जनाब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अच्छा, यहाँ पे ये गलती से फर्स्ट लिख दिया था, ये सेकंड फिंगर का इस्तेमाल है जो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, बस उसको मैं यहाँ कंक्लूजन के तौर पे लिख देता हूँ। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का केस हो, इलेक्ट्रॉन हो या कोई सा भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो अपनी सेकंड फिंगर यानी करंट की डायरेक्शन को अरेंज करते हैं, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के केस में पॉइंट योर फिंगर opposite to motion of negative charged particle। और पॉजिटिव के केस में you point your finger in the same direction as a positive charge particle। ठीक है, न्यूट्रॉन्स का क्या मामला है भाई? न्यूट्रॉन्स के केस के अंदर तो चार्ज ही नहीं है, तो दे पास अनडिविएटेड, they do not have any charge, so they do not experience any force। उनको कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से उनको कोई फोर्स नहीं होती, स्टे एग्जैक्टली एज इट इज, सीधे सीधे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इस पर अप्लाई कर सकते हो कि अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करूं प्रोटॉन के ऊपर, तो मेरा थंब मुझे फोर्स बताएगा जो कि मुझे मालूम करनी है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर करंट। सही, मेरे फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड फिंगर करंट, और थंब जो है वो फोर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। अब यहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर यानी मैग्नेटिक फील्ड को टुवर्ड्स द पीस ऑफ पेपर पॉइंट किया। सही, पेज की तरफ मैंने पॉइंट किया, अपनी फर्स्ट फिंगर को मैंने पेज की तरफ डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो पेपर के अंदर जा रही है, तो मैंने अपनी फर्स्ट फिंगर पेपर के अंदर पॉइंट किया। अच्छा, प्रोटॉन राइट पे जा रहा था, तो प्रोटॉन अगर राइट पे जा रहा है तो मैंने अपनी सेकंड फिंगर को भी राइट की तरफ ही पॉइंट किया। तो ये ऐसा है जैसे मैं अपनी अपनी फिंगर को और हाथ को सीधा रखते हुए मैं टुवर्ड्स द स्क्रीन पॉइंट कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स द स्क्रीन है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। मेरी सेकंड फिंगर राइट की तरफ पॉइंट कर रही है क्योंकि प्रोटॉन राइट की तरफ जा रहा है। तो जो फोर्स आ रही है वो ऊपर की तरफ आ रही है, फोर्स आ रही है वो ऊपर की तरफ आ रही है, हम ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो थंब क्योंकि ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा था, इस वजह से प्रोटॉन ऊपर डिफ्लेक्ट। इस केस में थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, इसलिए प्रोटॉन ऊपर डिफ्लेक्ट हो गया। थंब पॉइंट्स अपवर्ड, सही, लिहाजा फोर्स ऊपर लगी, प्रोटॉन ऊपर चला गया।
अब अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए करता है मामला, तो देखो या तो मैं अपना हाथ रोटेट करूं, सही है, फर्स्ट फिंगर को अंदर ही पॉइंट करता रहूं, मैं फर्स्ट फिंगर को टुवर्ड्स द स्क्रीन ही पॉइंट करता रहूं, लेकिन अपना हाथ घुमा दूं, अपना हाथ ऐसे घुमा दूं कि मेरी जो सेकंड फिंगर है जो पहले राइट की तरफ पॉइंट कर रही थी, अब वो रोटेट होके लेफ्ट की तरफ पॉइंट करता है। लेकिन ऐसे नहीं घुमाना कि फर्स्ट फिंगर कहीं और चली जाए, फर्स्ट फिंगर अभी भी स्क्रीन की तरफ ही होनी चाहिए। अब अपनी कलाई को 180 डिग्रीज रोटेट कर, जब आप अपनी कलाई 180 डिग्रीज घुमा दोगे, थोड़ा सा आपका हाथ आपको टेढ़ा करना पड़ेगा, ये आसानी से नहीं होता, सही है। तो जब आप अपना हाथ उसको 180 डिग्रीज पे घुमाएंगे, तो नतीजा क्या आएगा भाई, कि आपकी फिंगर अंदर की तरफ पॉइंट हो रही है, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट पॉइंट हो रही है, सेकंड फिंगर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर पॉइंट हो रही है, और थंब इस वक्त नीचे पॉइंट हो रहा है, सही, जो थंब है आपके पास वो इस वक्त नीचे की तरफ पॉइंट हो रहा है, सही, पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, आपकी सेकंड फिंगर टुवर्ड्स द राइट और टुवर्ड्स द लेफ्ट, और थंब पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो अगर थंब नीचे की तरफ लग रहा है, तो फोर्स नीचे की तरफ आएगी, लिहाजा इलेक्ट्रॉन नीचे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाया। डिफ्लेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल को मेंशन करते हुए कुछ बातों का ख्याल रखना है, सही है, वो बातें मैं यहाँ बताता रहूंगा। उसमें से एक बात ये भी कि इलेक्ट्रॉन को मैंने ज्यादा डिफ्लेक्ट करता हुआ दिखाया। सबसे पहली बात जिसका आपको ख्याल रखना है, सबसे पहली बात वो ये है कि आप जैसे ही पार्टिकल फील्ड में एंटर हो, वहीं से डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर दें, सही, जैसे ही पार्टिकल फील्ड में एंटर हो वैसे ही डिफ्लेक्शन दिखाना शुरू कर देना, और जैसे ही वो बाहर निकले डिफ्लेक्शन खत्म कर देना। तो सबसे पहली बात, the deflection of charge particle should start from the point where it enters the field, सही है। इस बात का मतलब मेरा ये है कि अक्सर हम लोग गलतियां ये कर देते हैं कि मैं मिसाल के तौर पे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी, समझाने के लिए एक छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ। क्रॉस का मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर ना। मैंने अपने चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्शन दिखाई, सही, मेरा चार्ज पार्टिकल यहाँ आया, मिसाल के तौर पर प्रोटॉन। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन दिखाने के लिए यहां से शुरू करते हैं। देखो इतना पोर्शन अब अनडिफ्लेक्टेड है, क्यों, मैग्नेटिक फील्ड में तो आ गया है, तो डिफ्लेक्शन यही शुरू होगी। ये जो अनडिफ्लेक्टेड पोर्शन है ये रॉन्ग है। आप जैसी फील्ड में एंटर हो डिफ्लेक्शन शुरू करो। ये चीज गलत है कि आपने आधे रास्ते उसको सीधा बनाया उसके बाद घुमाना उसको शुरू कर दिया। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसी पार्टिकल फील्ड में एंटर होगा डिफ्लेक्शन शुरू कर देना। अगली बात, stop deflection the moment particle leaves the field। डिफ्लेक्शन खत्म कर देना उस वक्त जब पार्टिकल फील्ड से बाहर आ जाए। अच्छा, इस चीज की वजह क्या है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई जैसे फील्ड में डिफ्लेक्शन शुरू करो, जैसे फील्ड से बाहर निकले डिफ्लेक्शन खत्म। की वजह ये है कि पार्टिकल जैसे ही फील्ड के अंदर एंटर होता है उस पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है, it starts to experience force। It starts to experience force the moment it enters field।
जैसे फील्ड में आया फोर्स लगना शुरू हो गई है, तो फिर इसका मतलब उसे उसी वक्त डिफ्लेक्शन भी शुरू कर देनी है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि अभी फील्ड में आ गया, फोर्स भी लग रही है, लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। तो क्यों डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा जब फोर्स लग रही है उसमें? डिफ्लेक्शन जरूरी है ना, जब फोर्स आ गई है तो डिफ्लेक्शन भी शुरू हो जाएगी। और इसी तरह जैसे ही वो फील्ड से बाहर निकलता है, फोर्स एक्सपीरियंस करना खत्म कर देता है। इट स्टॉप्स टू एक्सपीरियंस फोर्स। Okay? It stops to experience force the moment it leaves the field. जैसे ही फील्ड से बाहर आया, उसने फोर्स लगाना खत्म। ठीक है? The moment it enters, it started deflection. The moment it exits, it stops the deflection. और deflection stop होने के बाद मामला क्या होगा? The direction of particle is now tangent to curve. कि जो आपका कर्व बन रहा था, यहाँ पे अब देखो, जो आपका कर्व बन रहा था, सही, उसके बिल्कुल टेंजेंट पे पार्टिकल बाहर निकले। और यही देखो इलेक्ट्रॉन के साथ भी, इस पॉइंट पे ये जो डायरेक्शन मैंने एरो बनाया है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। जैसे ही आपका पार्टिकल फील्ड से बाहर आया, मैंने लाइन स्ट्रेट कर बिल्कुल ऐसे बनाया जैसे इस पॉइंट के टेंजेंट पे निकल। तो ये टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ करना। हम क्या गलती करते हैं, हम ये कर देते हैं कि भाई ये पार्टिकल बाहर निकल रहा है, घूमे जा रहा है। अरे भाई ये आप क्यों घूम रहा है? सही है, डिफ्लेक्शन आफ्टर द फील्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक, द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द फील्ड इज रॉन्ग, क्योंकि अब उस पर फोर्स नहीं लग रही है, उसको मजीद घुमाने का तरीका गलत है। ये वो बातें हैं जो आप लोग जब आगे एलेवंस में आते हो ना, तो फिर हम लोगों को फिर ठीक करनी पड़ेगी, भाई ये ऐसा ना करो। जरूरी है कि ये पहले से ही आप लोगों के जहन में बात बैठी हुई हो कि भाई पार्टिकल एंटर हुआ, डिफ्लेक्शन शुरू, पार्टिकल बाहर निकला, डिफ्लेक्शन खत्म। जो कुछ होना है फील्ड के अंदर होना है, फील्ड के बाहर कुछ भी नहीं होना है। मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूं जरा, ये रह गया था। Deflection of particle outside field is wrong. ये बात गलत है, अवॉइड कीजिएगा। तीसरी चीज जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन के डिफ्लेक्शन प्रोटॉन से ज्यादा दिखा। ऑपोजिट का तो मकसद समझ में आता है ना कि चार्ज ऑपोजिट है, लेकिन ज्यादा डिफ्लेक्शन क्यों दिखाना? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मुकाबले में बहुत हल्का होता है, समझना तकरीबन 2000 गुना हल्का होता है। सही, बल्कि उससे भी ज्यादा। मतलब अगर एग्जैक्ट बोलूं तो 10 पावर -27 किलोग्राम में प्रोटॉन होता है और 10 पावर -31 के अंदर। सही, 1000 गुना का फर्क होता है आपके पास तकरीबन तकरीबन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में। तो इलेक्ट्रॉन इतना हल्का होता है कि जब उस पर फोर्स लगती है तो वो डिफ्लेक्ट ज्यादा करता है। चार्ज सेम है इसलिए फोर्स सेम आती है, लेकिन मास हल्की होने की वजह से डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ये बात मैं लिख देता हूँ, due to same charge, electron and proton experience the same force but electron deflects way more than proton
due to its very less mass. Compared to proton. प्रोटॉन के मुकाबले में रिफ्लेक्शन खासी कम होती है, वो ज्यादा होती है, कम बोल रहा हूँ। प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन कम होती है, इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होती है। तो ये वो बातें हैं जिनको आपने अपने जहन में रखना है जब भी आप चार्ज पार्टिकल की डिफ्लेक्शन बना रहे हो। अगर आप इनमें सब कुछ मिस करते हो, you have done it wrong, गड़बड़ कर दिया। बात समझ में आई यहाँ तक? मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर को आप लोगों ने खुद ड्रॉ करना है। मैंने प्रोटॉन्स को यहाँ से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों यहाँ भेजा। देखो न्यूट्रॉन तो आपको नजर आ रहा है ना, अनडिविएटेड गुजर गया, तो कोई फोर्स ही नहीं लग रही थी क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं था, तो वो तो सीधा निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है पेपर से, तीनों पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीनों को दोबारा अंदर भेजा गया। अभी आपका होमवर्क है कि आप इसकी डिफ्लेक्शन बनाओगे। कल मैं आप लोगों से पूछूंगा कौन सा पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट हो, सही। बस इस वक्त फर्क ये है कि पहले मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जा रही थी, इस बार मैग्नेटिक फील्ड पेपर के बाहर आ रही है। आप लोग अपने पास इसको ड्रॉ करेंगे और मुझे स्नैप व्हाट्सएप करेंगे पर्सनली, ताकि मैं देखूं आप लोगों की फील्ड लाइन आपने क्या बनाई। आज का लेसन मैं यहीं पे एंड करता हूँ।